हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अम्ल होता क्या है। अम्ल होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो अम्ल अम्ल जो है, अम्ल ऐसे पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन धनायन देते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन धनायन देते हैं, यानी कि प्रोटॉन दाता अम्ल। ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर H धनायन देते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अम्ल कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन धनायन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं कुछ अम्ल के उदाहरण, जैसे HCl और H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। यानी कि ये कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जलीय विलयन में घोलने पर H धनायन देते हैं, यानी कि प्रोटॉन दाता अम्ल कह सकते हैं। अथवा में भी लिख सकते हैं, अथवा ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर प्रोटॉन देते हैं, यानी कि प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो जिन्हें जलीय विलयन में घोलने पर प्रोटॉन त्याग करें, ठीक है, प्रोटॉन दें, तो जिन्हें हम एसिड कहते हैं, ठीक। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर H धनायन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, ठीक। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो है, अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, ठीक है। और अम्ल जो है स्टार्ट करते हैं बेस के बारे में, यानी कि क्षार के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं क्षार के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करेंगे क्षार के बारे में।
क्षार यानी कि बेस की बात। तो लिखेंगे वे पदार्थ जिनमें वे पदार्थ जो एक्वस सोल्यूशन यानी जलीय विलयन, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH ऋण आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम क्षार यानी कि बेस कहते हैं। क्षार कहते हैं। अथवा करके लिख लीजिएगा, यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन ग्रहण करें, यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्षार कहते हैं। या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन दाता अम्ल और प्रोटॉन ग्राही क्षार। प्रोटॉन दाता अम्ल होते हैं और प्रोटॉन ग्राही क्षार कहते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। और ये पदार्थ इनका जो पीएच मान है, यानी कि क्षार का पीएच मान 7 से एवं होता है। 7 से एवं कहने का मतलब 7 से अधिक होता है। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख लेते हैं 2-4 क्षार के एग्जाम्पल, जैसे हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्षार हैं, ठीक। बेस क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाते हैं। प्रोटॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन को ग्रहण करें, उन्हें हम क्षार कहते हैं। क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और इनका कुछ एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो ये सब अब हम लिखते हैं लवण के बारे में समझेंगे। साल्ट क्या होता है, ठीक है। तो साल्ट क्या होता है, इसको आप चाहे तो वीडियो को बात करके कर सकते हैं।
अब हम पढ़ेंगे साल्ट के बारे में। साल्ट, साल्ट के बारे में, ठीक है, यानी कि लवण के बारे में, लवण, ठीक है। तो वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर H धनायन, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर H धनायन और OH ऋणायन, यानी कि वे पदार्थ, ऐसा लिखो, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर अपने आयनों में टूटकर, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर अपने आयनों में टूटकर H धनायन और OH ऋणायन देते, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर अपने आयनों में टूटकर H धनायन और OH ऋणायन, यानी कि ये धनायन और ऋणायन, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन देता है, यानी कि ये दोनों आयनों में टूट जाता है। तो ऐसे साल्ट वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन H धनायन और OH ऋणायन दोनों होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में टूट जाते हैं, यानी कि धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। तो साल्ट वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं, ठीक है, धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं, उन्हें हम साल्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये उदासीन होते हैं। साल्ट कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं, यानी कि लवण उदासीन होते हैं, ना तो ये एसिडिक माध्यम होता है ना तो बेसिक माध्यम, ये उदासीन होता है, ये उदासीन होता है। इसका पीएच मान, इसका पीएच मान 7 होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। ये पदार्थ जल में घुलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, H धनायन और OH ऋणायन देते हैं, अपने आयनों में टूटकर H धनायन और OH ऋणायन देते हैं, ठीक है। तो ये लवण उदासीन होते हैं, लवण जो है उदासीन होते हैं, इनका पीएच मान 7 के आसपास होता है, ठीक है। तो हो गया आपका अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हो गई चीज़ें। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे इंडिकेटर के बारे में, या एक अर्हेनियस का सिद्धांत है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अर्हेनियस का सिद्धांत, तो इसको पहले नोट करें। आयन दो तरह के होते हैं, अम्ल दो तरह के, अम्ल दो तरह के होते हैं, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल दो तरह के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल का मतलब ऐसे हम जो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि उनकी अम्लीयता का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा अम्लीय, उनकी अम्लीयता का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, वो प्रबल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल का मतलब जिनकी अम्लीयता का प्रभाव बहुत कम है। दुर्बल अम्ल का मतलब जिनकी अम्लीयता का प्रभाव कम है। तो प्रबल अम्ल जो है ये इनकी प्रबलता बहुत ज़्यादा है। तो लिखेंगे परिभाषा में, वे पदार्थ जिन्हें जल में
अत्यधिक वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर अत्यधिक अपने आयनों में यानी कि अत्यधिक पूरी तरह से ये पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर अत्यधिक पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाएं। ये पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर ढेर सारे आयनों में अपने और पूरी तरह से टूट जाए, ढेर सारे आयन दें और पूरी तरह से वे विभक्त हो जाए। जल में घोलने पर ढेर सारे आयन दें और पूरी तरह से विभक्त हो जाए तो उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल। ठीक है, तो प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल में जैसे हम ले लेते हैं H2SO4 HCl, एग्जाम्पल H2SO4 और HCl। और नाइट्रिक अम्ल HNO3। अब इसके बाद दुर्बल अम्ल वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर वे पदार्थ जल में घोलने पर आंशिक रूप से निम्न अपने आयन देते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल जैसे एसिटिक एसिड CH3 COOH, CH3 COOH, एसिटिक एसिड। तो इस तरह के दुर्बल अम्ल। हाइड्रोजन साइनाइड HCN, तो प्रबल अम्ल वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर अत्यधिक पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ये पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर आंशिक रूप से निम्न अपने आयन देते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड और हाइड्रोसाइनाइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन साइनाइड दो तरह के, ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण। ये जो है दुर्बल एसिड है, वीक एसिड। चलो अब हम देखते हैं कि अम्ल का प्रकार हो गया, अब क्षार के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। क्षार दो तरह के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, तो प्रबल क्षार वे क्षार होते हैं, जो तो ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर, ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णता
वियोजित होकर, वियोजित का मतलब टूट, वियोजित होकर, वियोजित का मतलब टूट कर। ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः वियोजित होकर, पूर्णतः वियोजित होकर OH यानी कि हाइड्रॉक्सिल आयन, हाइड्रॉक्सिल आयन देते, ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः वियोजित होकर, ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। जैसे उदाहरण में लिख लेते हैं KOH NaOH, कहने का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके प्रबल क्षार हैं, ठीक है, प्रबल क्षार हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन। ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार के उदाहरण, ठीक है। तो हम दुर्बल क्षार के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर, जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः हाइड्रॉक्सिल आयन, हाइड्रॉक्सिल आयन में आयनित नहीं होते। ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः हाइड्रॉक्सिल आयन में आयनित नहीं होते, ठीक है, तो उन्हें हम दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, उदाहरण के तौर पर NH4OH, ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः हाइड्रॉक्सिल आयन में आयनित नहीं होते, यानी कि इनको हम जल में मिलाएंगे पानी में, तो ये पूरी तरह से हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं देंगे, हाइड्रॉक्सिल आयन देंगे, लेकिन उतना ज़्यादा, यानी कि प्रबल अम्ल की तुलना में, प्रबल क्षार की तुलना में ये उतने ज़्यादा हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं देते। ये ढेर सारे हाइड्रॉक्सिल आयनों में टूटते हैं, यानी कि इसकी प्रबलता बहुत ज़्यादा होती है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका बेसिक जो नेचर है, बेसिक का जो नेचर है वो यहाँ पे बहुत प्रबल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। क्षार, प्रबल क्षार बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है, दुर्बल क्षार कम प्रभावी होता है, ठीक है। तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, हाँ नोट करते हैं। अम्लों के भौतिक गुण, तो अम्लों के भौतिक गुण में हम लिखेंगे अम्लों के भौतिक गुण में अम्ल जो है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता, जो है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, और यह जो है स्वाद में खट्टा भी होता है, या अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो लिखते हैं या इसको तो अभी बताया जाए स्वाद में खट्टा होता है। जितने भी हम खट्टी चीज़ें खाते हैं, नींबू हो गया और
इमली हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें अम्ल रहते हैं, ये सब अम्लीय पदार्थ है, ठीक है, ये खट्टे होते हैं स्वाद में। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और अम्ल क्या करता है, जैसे अगर प्रबल अम्ल है, जैसे अगर मान लीजिए अम्ल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो प्रबल अम्ल लकड़ी हो गया, कागज हो गया, और त्वचा हो गया, और अन्य पदार्थों को अपने प्रभाव से गला देता है, उनको गला देता है, अपने प्रभाव से अपने प्रभाव से गला देता है। तो प्रबल अम्ल करता क्या है, जैसे लकड़ी, कागज, त्वचा और भी जो पदार्थ हैं उनको अपने प्रभाव से वो गला देता है, प्रबल अम्ल, ठीक है। ये रहा अम्ल के भौतिक गुण। अब हम अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। अम्लों के रासायनिक गुण, अम्ल की धातु से क्रिया। तो अम्ल मेटल से रिएक्शन कैसे करता है, तो देखो जो क्रियाशील धातुएं होती हैं, ठीक है, जो क्रियाशील धातुएं होती हैं वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन करती हैं। तो लिखेंगे सक्रिय धातुएं जो हैं, सक्रिय धातुएं अम्लों से सक्रिय धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करें। सक्रिय धातुएं जो क्रियाशील धातु हैं, जो कार्य करती हैं, जो कार्य करने में तीव्र हो, तो सक्रिय धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करेंगे, यानी कि उनका स्थान बदल देते, यानी कि उनके आयन जो है उनको बदल देते। सक्रिय धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करती हैं। सक्रिय धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करती हैं। जैसे देखो, ऐसे मान लीजिए H2SO4 हो गया, H2SO4 और जिंक, H2SO4 और जिंक, हाँ, ये आपका अम्ल है, ये आपका मेटल है, धातु है, ठीक है। तो इसकी हम क्रिया कराएंगे, जिंक धातु को हम डालेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो होगा क्या कि ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, ठीक है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ZnSO4 प्लस H2 निकल गया ना, मतलब यहाँ से ये टूट करके अपना स्थान बदल देगा। हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जुड़ा था, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल में जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल, तो ये विस्थापित होकर ये टूट करके H2 जो है टूट करके अपना स्थान दूसरी जगह चला जाएगा, यानी कि यहाँ से स्थान अपना हटा, मतलब अपना स्थान बदल करके बाहर हो गया और इसके स्थान पे जिंक आ गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, उसका स्थान दूसरी जगह कर दिया, विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो अम्ल की धातु से क्रिया कराने पर सक्रिय धातुएं जो, यानी कि ये क्रियाशील धातु, यानी कि कार्य करती है, मतलब किसी भी अम्ल वगैरह के साथ ये क्रिया कर रही है, अम्ल के साथ क्रिया कर गई है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक की, यानी कि जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाएंगे तो यह क्रिया करके जिंक सल्फेट बन जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन को निकाल देगा, हाइड्रोजन को यानी कि अपने स्थान से बाहर कर देगा, स्थापित कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने स्थान से विस्थापित हो जा रहा है हाइड्रोजन, ये है इसका रासायनिक गुण, ठीक है।
ये अम्ल की रासायनिक प्रॉपर्टी है, रासायनिक गुण है। और हम देखेंगे जैसे मान लीजिए HCl प्लस Fe भी आपका धातु है, और यानी कि फेरियम धातु है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फेरियम धातु और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी क्रिया कराएंगे, इसको मिलाएंगे तो FeCl2 हो जाएगा, FeCl, और ये हो जाएगा H2, FeCl2 और H2। तो हम यहाँ पे कर देंगे 2, इसका मतलब बैलेंस करने के लिए, समीकरण को बैलेंस करने के लिए, रासायनिक समीकरण को, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। तो 2 HCl के 2 मोल हो गए, और FeCl2 यानी कि फेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन विस्थापित होके निकल गया इधर, मतलब कि अपना स्थान चेंज कर दिया, अपना स्थान बदल दिया। क्लोरीन के साथ था, क्लोरीन के साथ से हट गया, तो इसके साथ फेरियम आ गया, तो फेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, तो ये बन गया फेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, ठीक है। तो HCl के साथ हम फेरियम यानी कि लोहे से क्रिया कराएं, लोहे से क्रिया करा देंगे तो फेरियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अम्ल का रासायनिक गुण, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अम्लों के उपयोग। अम्ल के आखिर उपयोग क्या, अम्ल के उपयोग क्या, इसको मिटा देते हैं। अम्ल के उपयोग, देखो अम्लों के उपयोग में अम्ल के बहुत ही ज़्यादा उपयोग होते हैं औद्योगिक रूप से और लैब वगैरह में, तो प्रयोग करने के लिए अम्ल का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। क्षार का भी उपयोग है, साल्ट का भी उपयोग है, यानी कि सारी चीज़ों का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये सभी उपयोगी चीज़ हैं और नुकसानदायक भी हैं, उपयोगी भी हैं, लाभदायक भी हैं, ठीक है। तो अम्ल का उपयोग खेती में भी होता है, कृषि कार्यों में, जैसे कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में और भी चीज़ें बनाने में, और तो हम लिखेंगे अम्ल का उपयोग, जैसे अम्लों का उपयोग औद्योगिक कृषि कार्य और लैबों में प्रयोग के लिए उपयोग होता है। तो अम्ल का उपयोग औद्योगिक कार्यों में, कृषि कार्यों में और लैबों में भी प्रयोग होते हैं। बड़े बड़े कॉलेज, इंस्टीट्यूट में जो है प्रयोग के लिए अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इन सब स्तर पे अम्ल का उपयोग किया जाता है, इन सब स्तर पे अम्ल का उपयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं HCl अम्ल है, HCl अम्ल है, HCl अम्ल से HCl अम्ल का उपयोग करेंगे, HCl अम्ल, इसका उपयोग क्लोराइड या क्लोरीन गैस बनाने के लिए, क्लोराइड या क्लोरीन गैस बनाने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो
जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका उपयोग क्लोराइड या क्लोरीन गैस बनाने के लिए उपयोग होता है। और भी ज़्यादा उपयोग है, बट हम सिंपली 2 ही लिख रहे हैं फिलहाल। तो अब बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल का, HNO3। इसका उपयोग करेंगे, इसका उपयोग उर्वरक में, यानी कि उर्वरक में और विस्फोटक पदार्थ, यानी कि जो विस्फोट करने वाले पदार्थ हैं, यानी कि जो ऐसे मतलब विस्फोट करने का मतलब जो ब्लास्ट हों पदार्थ, ठीक है, जो क्रैक हों, फटे, तो विस्फोटक पदार्थ और औषधि का मतलब दवा वगैरह बनाने में, औषध बनाने में उपयोग होता है। तो अम्ल का जो उपयोग उर्वरक में, यानी कि कृषि कार्यों में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में और औषधि यानी कि दवा वगैरह बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, तो इतना नोट करेंगे। अब हम क्षारकों के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। क्षारकों के भौतिक गुण, तो जो क्षार होते हैं ये क्षार जो होते हैं, क्षार मतलब जलीय, यानी कि जलीय क्या, अगर नीला लिटमस है उसमें हम मतलब एक्वस में जलीय विलयन में क्षार मिलाएंगे, यानी कि अगर नीला लिटमस भी है और उसमें क्षार मिलाएंगे उस विलयन में, मतलब विलयन का मतलब जैसे नीला लिटमस है और जल है और क्षार उसमें मिला देंगे हम, तो क्षार जलीय विलयन में नीले लिटमस को क्षार का जो जलीय विलयन है यह लाल लिटमस को नीला लिटमस को, क्षार का विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, क्षार का विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। या स्वाद में कह लीजिए कड़वा, स्वाद में कड़वा होता है, या स्वाद में कड़वा होता है। क्षार जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसे छूने पर यह साबुन जैसा चिकना होता है। इसे छूने पर यह साबुन जैसा चिकना होता है, मुलायम। इसे छूने पर साबुन जैसा चिकना होता है। ठीक है, इसे छूने पर साबुन जैसा चिकना होता है। और यह जो है क्षार जो है, क्षार को अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, क्षार को अम्ल के साथ
क्षार को अम्ल के साथ क्रिया कराने पर, तो क्षार को अम्ल के साथ क्रिया कराने पर लवण तथा जल देते। क्षार को अगर हम अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे लवण तथा जल देते हैं, उसी तरह अम्ल को भी क्षार से क्रिया कराएंगे तो लवण और जल देगा। मतलब ये दोनों में, मतलब अम्ल में भी और क्षार में भी, दोनों में कॉमन एग्जाम्पल है, भौतिक गुण के कॉमन एग्जाम्पल है। जैसे देखो, जैसे कहते हैं HCl को NaOH के साथ क्रिया कराना है ना, ये आपका एसिड है, ये बेस है, इसको क्रिया कराएंगे तो सिंपली ये बन जाएगा NaCl साधारण लवण और जल, एकदम सिंपल। यानी कि हम लोग को क्षार से क्रिया कराएं तो NaCl और जल बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रहे क्षारकों के कुछ भौतिक गुण रहे, ठीक है। तो अब इनके हम रासायनिक गुण पढ़ते हैं। क्षारकों के कुछ रासायनिक गुण, यानी कि जो बेस हैं उनके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, बेस के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्षार के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो जो आधातु है, आधातु में करते क्या है कि जो आधातु हैं, आधातुओं के ऑक्साइड, क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। जो आधात के ऑक्साइड हैं, आधात के ऑक्साइड वो क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल देते हैं। आधातुओं के ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल देते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस का मतलब जलीय विलयन, जलीय एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन। और ये क्या है? अधातु, यानी कि धातु नहीं, CO2 गैस। ये देखो आपका क्षार, ये गैस है और मेरे मतलब आध्यात्मिक नेचर है, आध्यात्मिक प्रकृति है, ठीक है। ये आध्यात्मिक प्रकृति है, तो इसको हम इसके साथ क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो क्षार को हम आध्यात्मिक नेचर के साथ क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल। देखते हैं क्या रासायनिक समीकरण बैलेंस है, कैल्शियम और कैल्शियम है और CO2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यानी कि 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है वहाँ पे, तो वहाँ पे नहीं, यहाँ पे पूरे का फोल्ड वाइज है, OH का फोल्ड वाइज है। इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है,
यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यानी कि 3 और 1 4 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन है, कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है, ये बैलेंस है, तो समीकरण की बैलेंस है। ठीक है, तो ये हो गए क्षारकों के रासायनिक गुण, क्षारक के रासायनिक गुण। ठीक है, इसको नोट करेंगे। देखो क्षारकों के उपयोग में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं पहले, यानी कि क्षारकों के उपयोग में एक उदाहरण लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होगा। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में, साबुन बनाने में इसका उपयोग, साबुन को बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन को बनाने में, और रेयान को बनाने में, रेयान को बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन को बनाने में, रेयान को बनाने में, और कागज की लुगदी, कागज की लुगदी बनाने में, कागज की लुगदी बनाने में। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में, रेयान बनाने में, कागज की लुगदी बनाने में उपयोग होगा। बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग हो गए। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग लिखेंगे सफेदी बनाने में, सफेदी बनाने में, चमड़ा के उद्योग जहाँ पे चमड़ा से बनी जो वस्तुएं बनती हैं जैसे जूते वगैरह, चमड़े के जो भी सामान बनते हैं, तो चमड़ा के उद्योगों में, चमड़ा की जहाँ वस्तुएं बनती हैं उद्योगों में, जहाँ पे चमड़ा की वस्तुएं बनती हैं वहाँ पे सफेदी बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सफेदी बनाने में, चमड़ा के उद्योगों में उपयोग होता, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में उपयोग होता। ठीक, तो ये कुछ रहे आपके अंग, क्षार और लवण के बारे में। इसके बाद समाप्त करते हैं इसी पर।